हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 17 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी इस कोर्स के बारे में। ये ग्रामर का कोर्स एप्लीकेशन पर चल रहा है। अभी तक नाउन के 10 पार्ट्स यहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं और आज पार्ट नंबर 11 अपलोड होगा। ये डिजिटल बोर्ड पर ही कोर्स है और बहुत ही उपयोगी है हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये कोर्स बहुत आपकी हेल्प करेगा। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी प्रकार के कोर्स को बाई करने के लिए। आप सीधा प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ऐसे कुछ कोर्सेज आपको नजर आते हैं। इन कोर्सेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। यहाँ पर ई बुक्स के सेगमेंट में जाएंगे तो 3 ई बुक्स उपलब्ध हैं। एक और ई बुक अभी दिसंबर मीन्स जैसे ही एंड होगा दिसंबर, उसके बाद एक ई बुक 3 मंथ्स की और आपको अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ ये वाला कोर्स उपलब्ध है जो वेंसडे को स्टार्ट होगा। हर वेंसडे को हम ये बैच स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे आप डिस्कस करते हैं मेरे साथ। 2 एडिटोरियल्स में एक एडिटोरियल तो यही होता है जो यूट्यूब पर आप शाम को 5 बजे देखते हैं, और एक और एडिटोरियल होता है वो लेट नाइट या फिर नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग विद PDF आपको मिल जाता है, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है। ठीक है, बात करेंगे कॉमन एरर्स से। और कॉमन एरर्स जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि जो भी एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं वहीं से ली जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिस विल स्ट्रेंथन डाइवर्सिटी एंड लाई द फाउंडेशन फॉर द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप दैट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस नीड। यहां अगर मैं पूरा ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी बातें तो हम डिस्कस करेंगे ही आर्टिकल में। यहां प्रॉब्लम इस चीज को लेकर है कि लाई जो शब्द है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। लाई के बाद में आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। लाई पड़े रहने को, लेटे रहने को इसको बोलते हैं, जबकि आप किसी चीज को रखने के सेंस में यूज करते हो तो ले यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप ये फॉर्म्स लिख लीजिए। लाई अगर देखते हैं तो लाई, ले, लेन, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। और एक होती है ले, लेड, लेड, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसा राइज और रेज में डिफरेंस होता है वैसा ही लाई और ले में डिफरेंस है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन चूंकि यहां पे द फाउंडेशन ऑब्जेक्ट था इसलिए लाई ना लगा के ले लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में देखें, डाइवर्सिटी अचीव्ड विद अफर्मेटिव एक्शन। डाइवर्सिटी जो किसके द्वारा अचीव की गई है? अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा। तो यहां पे विद नहीं आएगा, यहां पे थ्रू आएगा। अफर्मेटिव एक्शन थ्रू, किस माध्यम से प्राप्त की गई है। तो जब आप किसी मीडियम से, किसी माध्यम से कुछ प्राप्त करते हो तो वहां पे थ्रू का प्रयोग करते हैं। आपका आंसर होगा 1 नंबर। नंबर 3 देखिए, अर्ली डिसीजन, यहीं पर एरर है। अर्ली का जो फर्स्ट लेटर है वो वाउल साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहां पे एन आएगा, ए नहीं आएगा। आपका आंसर होगा 1 नंबर। एन अर्ली डिसीजन होना चाहिए। समझ गए? तो ये आपकी कॉमन एरर्स थी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल, एक्सीलेंस इन डाइवर्सिटी। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। इसमें टीचिंग फील्ड में क्या आरक्षण होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। क्या टीचिंग में भी आरक्षण होना चाहिए? ठीक है, स्टूडेंट्स को आरक्षण मिलता है, तो क्या टीचिंग में भी होना चाहिए? ये चीजें आपको यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड तक देखना ही है आपको। हर एक छोटी छोटी बातों को नोट करिए। पिछले सभी सेशंस को देखते हुए यहां तक आइए ताकि आपको अच्छे विश्वास और अच्छे कॉन्फिडेंस से आप इन चीजों को समझ सकें। ठीक है ना। अगर पिछली चीजों को लर्न नहीं करोगे, पिछली चीजों को छोड़ आओगे, स्किप कर दोगे, तो फिर ये चीजें भी आपको मुश्किल लगेगी। हर एक आर्टिकल आपको अगर नया जैसा लग रहा है कि ये भी पहली बार सुना है, ये चीज भी पहली बार सुनी है, तो इसका मतलब तो फिर ये है कि आपने रिवीजन अच्छे से किया नहीं है। अदरवाइज आपको चीजें नई नहीं लगनी चाहिए। अगर बहुत समय से आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, काफी सारे रूल्स में रिपीट करता रहता हूं, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लग गई होंगी। जरूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और एक लाइक तो बनता है। अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक जरूर करके जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सीलेंस इन डाइवर्सिटी इसका टाइटल है। एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता। ठीक है, इन प्रेपोजिशन है, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होती है। अब एक्सीलेंस, ये एक्चुअली एक्सीलेंस जो शब्द है ना, ये आपको जैसे एक्सीलेंस सेंटर होते हैं, है ना, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस जिसको हम बोलते हैं, पहले तो वो समझ लो कि वो क्या होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस उन इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं जहां पर आप किसी फोकस एरिया में ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, किसी भी एक क्षेत्र विशेष में आप शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे कहते हैं। जैसे कि IITs होते हैं, IIM होते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाकर आप उसी पर शोध करने लग जाएं, उसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। ये उसी से संबंधित है। IITs के बारे में आर्टिकल ये है
कि आईआईटीज में आजकल पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं टीचर्स की। कारण छोटा सा कारण है कि भाई अभी इनको जो एक नियम है उसके अनुसार वो पोस्ट भरनी है उन्हीं के द्वारा जो कि उस कोटे के द्वारा, मतलब कोटा सिस्टम के द्वारा भरना है, आरक्षण के द्वारा भरना है। ठीक है, अब आरक्षण के द्वारा भरना है लेकिन आरक्षण से भरी नहीं जा रही है, तो फिर ये पढ़ाई का नुकसान है। ये आप जो क्वालिटी एक मेंटेन करने की बात करते हो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब बातें यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो एक्सीलेंस इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता है, विविधता में एक्सीलेंस, विविधता में एक्सीलेंस। डाइवर्सिटी कैसे? क्योंकि आप समाज के हर एक तबके से निकाल कर बच्चों का एडमिशन लेते हैं। भी कोटा सिस्टम का मतलब ही यही था ना कि किसी भी सिस्टम, किसी भी समाज का वो सेक्शन जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है उसको भी आप आगे लेकर आएं, उसका भी सहयोग करें, उसको भी बराबरी का अवसर मिले, यही तो है कोटा सिस्टम। तो उसी डाइवर्सिटी में एक्सीलेंस की बात की गई है। थोड़ा सा विस्तार करेंगे, समझ में आ जाएगा टाइटल कैसे दिया गया है। देखो, द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत बड़ा। सिग्निफिकेंट दो तरह के वर्ड मीनिंग देता है, एक तो देता है कंसिडरेबल का अर्थ, एक देता है इंपॉर्टेंट का अर्थ। तो यहां पे कंसिडरेबल का अर्थ ले सकते हो, बहुत बड़ा जो विस्तार हुआ, एक्सपेंशन विस्तार। एक्सपेंशन नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, किसका? आईआईटी सिस्टम का। सिंस 2008, कब से? 2008 से। तो 2008 से जो आईआईटी सिस्टम का बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिला, मतलब बहुत से आईआईटीज खोले गए। ठीक है, बहुत से आईआईटी जो कॉलेजेस हैं वो खोले गए। आफ्टर रिजर्वेशन, कब? रिजर्वेशन को वॉज एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करना मतलब कहीं तक पहुंचाना, कहीं तक देना, विस्तार करना, है ना। आफ्टर रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट कैंडिडेट्स। तो जब रिजर्वेशन, आरक्षण दिया गया स्टूडेंट को, स्टूडेंट कैंडिडेट, स्टूडेंट्स को, बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेज, वो स्टूडेंट जो कि संबंधित थे ओबीसी से, ओबीसी की फुल फॉर्म है, हैज रिजल्टेड इनटू। अब ये देखो, ये एक्सपेंशन है वो उसको देखकर यहां पे लग रहा है रिजल्टेड के साथ इन, रिजल्ट इन का मतलब है लीड टू। रिजल्ट इन को अगर आप एक और तरीके से व्यक्त करना चाहो तो आप इसको क्या लिखते हैं? लीड टू। ये काफी बार आ चुका है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है इसको। तो रिजल्ट इन बराबर लीड टू, इसका मतलब परिणित होना, इस तरीके से रिजल्ट निकलना। तो इसका परिणाम क्या निकला है? अ वेक्स्ड सिचुएशन। वेक्स्ड सिचुएशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसको डील कर पाना मुश्किल होता है ना, डिफिकल्ट टू डील विद, द सिचुएशन व्हिच इज डिफिकल्ट टू डील विद, जिसे उसे कहते हैं वेक्स्ड सिचुएशन। तो इसका परिणाम क्या निकला है? एक वेक्स्ड सिचुएशन के रूप परिणाम निकला है, एक ऐसी स्थिति उभर कर आ गई है जो कि मुश्किल है डील करना, इन विच, जिसके तहत दीज इंस्टीट्यूशंस, ये जो संस्थान है, कौन से? आईआईटीज की बात है, आर अनेबल, वो असमर्थ हैं, टू फाइंड एनफ क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स, कि वो पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित या शिक्षित फैकल्टी मेंबर्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना, फाइंड नहीं कर पाते हैं। एनफ की कहानी बताऊंगा, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए इसको। हुज रिक्रूटमेंट, अब ये हुज आ रहा है फैकल्टी मेंबर्स के लिए, वो फैकल्टी मेंबर्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव को काम लेने के लिए आता है। इसका जब भी आंसर होता है ना हुज का, ये हालांकि फिलहाल तो रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन ये पजेसिव के लिए आता है, तो ये रिलेट करता है। जब भी आप पजेसिव एडजेक्टिव के लिए अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हुज से क्वेश्चन पुट करना पड़ता है। जिनका रिक्रूटमेंट जो है मस्ट ऑल्सो मीट कोटा नॉर्म्स। मीट का मतलब यहां पे है कि फुलफिल करना, डिमांड पूरी करना, है ना। कोटा का मतलब होता है आरक्षण, नॉर्म्स का मतलब नियम, मस्ट है निश्चित रूप से ऐसा होना ही चाहिए, ऑल्सो का मतलब भी। तो फैकल्टी मेंबर्स का रिक्रूटमेंट भी कोटा नॉर्म्स को पूरा करना चाहिए, है ना। कोटा नॉर्म्स के अनुसार ही इनका भी मतलब कहीं के रिक्रूटमेंट होता है। बच्चों का एनरोलमेंट तो होता ही है कोटा सिस्टम से, यहां फैकल्टीज का रिक्रूटमेंट भी कोटा सिस्टम से होता है। एक बार फिर समझना, इसको सीधा जोड़ दो कि जो ये बड़ा एक विस्तार हुआ था आईआईटी सिस्टम का, इस विस्तार ने क्या किया है, इस विस्तार ने क्या किया, इसका परिणाम ये निकला कि एक बहुत ही परेशानी भरी स्थिति को जन्म इसने दिया, जिसके तहत, जिसके अंदर ये जो संस्थान है उन्हें क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं। वो फैकल्टी मेंबर जिनका रिक्रूटमेंट किसके द्वारा होना है? कोटा नॉर्म्स के द्वारा होना है। इनको भी कोटा नॉर्म्स को पूरा करते हुए ही लिया जाना है। बीच में क्या था? रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। रिजर्वेशन जब एक्सटेंड किया गया, मतलब विस्तार कब किया गया? उसके बाद जब रिजर्वेशन को स्टूडेंट कैंडिडेट्स को दिया गया था जो ओबीसी के थे। ओबीसी के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन देने के बाद जो 2008 से आईआईटी सिस्टम का विस्तार हुआ, वो विस्तार जो है उसका परिणाम निकला कि बड़ी मुश्किल भरी स्थिति का जन्म हुआ, जिसके तहत बहुत ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज के साथ प्लूरल नाउन आएगा, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो असमर्थ हैं कि इनको फैकल्टी मेंबर्स, क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिनका रिक्रूटमेंट भी किसके तहत होता है?
है कोटा नॉर्म्स के अनुसार होता है, कोटा के नियमों के अनुसार होता है। एक बात यहाँ पे एनफ की ध्यान रखना कि एनफ जो है वो अगर नाउन के साथ आता है तो एनफ नाउन से पहले आता है, और अगर ये एडजेक्टिव के साथ आता है तो ये एडजेक्टिव के बाद में आता है। जब ये एडजेक्टिव के साथ आता है तो ये बन जाता है एडवर्ब, और जब ये नाउन के साथ आता है नाउन इसे बन जाएगा एडजेक्टिव। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो एनफ जो है वो अगर नाउन के साथ आएगा तो ये एडजेक्टिव काम करेगा, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव ही करता है। जबकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है, तो फिर एनफ एडवर्ब का काम करेगा। समझ रहे हो? आगे देखो, बाउंड बाय द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट। अब ये एक एक्ट का नाम है, और जो भी अधिनियम होते हैं उनसे पहले दे लगता है। बाउंड बाय का मतलब बंधे हुए हैं इससे, है ना, किसी चीज से लिमिटेड है, बंधे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत, अभी एक्ट कुछ भी हो, देखो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन टीचर्स कैडर एक्ट, ये टीचर्स के जो कैडर होते हैं उसमें रिजर्वेशन संबंधी एक अधिनियम है 2019 का, इससे बंधे हुए होकर, ठीक है, इससे बाउंड है। द आईआईटीज मस्ट फुलफिल, आईआईटी को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, इंपॉर्टेंट गोल का मतलब महत्वपूर्ण लक्ष्य, लक्ष्य किसका है, अफर्मेटिव एक्शन का। अगर सीधा सीधा अर्थ निकालोगे तो अफर्मेटिव का सकारात्मक एक्शन का मतलब कार्य, सकारात्मक कार्य। लेकिन सकारात्मक कार्य क्या होता है, अफर्मेटिव एक्शन अगर आप गूगल करोगे तो इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि जब आप किसी अंडर रिप्रेजेंटेड जो सोसाइटी के सेक्शन है, अंडर रिप्रेजेंट मतलब जो कह सकते हो कि जिनको डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो कि अभी फिलहाल मार्जिनल सेक्शन कह सकते हो, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है समाज के, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, बराबरी का दर्जा नहीं है, उनको बराबरी का दर्जा देना, उसे कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो आईआईटीज को जो ये एक महत्वपूर्ण गोल है अफर्मेटिव एक्शन वाला, कि जो समाज के वो तबके जिनको अधिकार प्राप्त नहीं है समाज में, जो शोषित तबका है, उनको भी उभर कर, उनको भी सामने लेकर आया जाए, ये जो लक्ष्य पूरा करने के लिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट गोल मतलब फुलफिल करना पड़ेगा। वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, क्या करते हुए, जब आप अपॉइंटमेंट करते हो टीचर्स के, उसके तहत। वाइल के साथ जब भी आप वर्ब लगाते हो तो सीधा आईएनजी लगता है, तो वाइल मेकिंग लग गया। बहुत सिंपल सी लाइन है कि इस एक्ट में ये कहा गया है, ये जो अधिनियम है ना, इसमें ये कहा गया है कि जब आईआईटीज जब अपॉइंटमेंट करेंगी टीचर्स का, तो उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें एक बड़ा लक्ष्य, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा करना है अफर्मेटिव एक्शन का। मतलब उनको समाज के उन तबकों से भी लोगों को, टीचर्स को लेकर आना है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड या अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, वाइल द लॉ इज इनेबलिंग। अब ये वाइल से स्टार्ट है तो दो क्लोज है। यद्यपि जो ये कानून है, कौन सा कानून, ये जो एक्ट की बात हमने अभी की थी ना, 2019 वाला एक्ट, टीचर्स रिक्रूटमेंट कैडर वाला एक्ट, तो ये जो कानून है ये इनेबलिंग है। इनेबलिंग का मतलब है कोई भी चीज को इजी बनाने वाला, किसी भी चीज को सहयोग करने वाला, आसान कर देने वाला। तो यद्यपि मान ली बात कि ये कानून जो है इनेबलिंग है, ये कानून जो है, अब देखो इनेबलिंग है तो ये लॉ जो है वो सब्जेक्ट हो गया आपका, वैसे नाउन है। इनेबलिंग है वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है ये। तो यद्यपि ये जो कानून है 2019 वाला एक्ट है वो इनेबलिंग है, वो ठीक है कि इनको समर्थ बनाता है इस सेक्शन को, फिर भी द बेनिफिट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, जो इसका लाभ है इस कानून का वो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता टू मैनी, बहुत सारे लोगों तक, ड्यू टू, कारण क्या है, कारण है सीवियर मिसमैच, क्योंकि बहुत बड़ा, सीवियर का वैसे गंभीर होता है, एडजेक्टिव है। मिसमैच का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप बाजार की बात जब करते हो, फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ते हो, तो वहां पे आता है कि मिसमैच है डिमांड और सप्लाई के बीच में। डिमांड कुछ ज्यादा है, सप्लाई कम होती है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, तो वो मिसमैच है, बेमेल होना। तो यही है कि काफी ज्यादा बेमेलता देखने को मिलती है बिटवीन द डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स। किस किस के बीच में, डिमांड और इसके बिटवीन के साथ एंड लग गया। और क्या है, उपलब्धता किसकी, टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स। तो ये जिन्होंने आईआईटीज के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में ग्रेजुएशन कर ली हो, उन्हीं को तो टीचर लोगे, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये बेनिफिट दिया नहीं जा सकता उनको। एक बार फिर समझना, कह रहा है कि जो ये लॉ है, यद्यपि, मैं यद्यपि इसलिए पढ़ रहा हूं कि वाइल दो क्लोज को कनेक्ट करता है और दोनों ही क्लोज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताते हैं, दोनों ही एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आते हैं। कह रहा है कि यद्यपि जो कानून है, ये जो 2019 वाला अधिनियम है, ये इनेबलिंग है, ठीक है, इनको एक सहयोग करने के लिए है, इनको सक्षम बनाने के लिए है, सब कुछ ठीक है, इजी कर देने के लिए है प्रोसेस को, फिर भी जो इसका लाभ है वो बहुतों को नहीं दिया जा सकता। कारण है कि बहुत बड़ा मिसमैच मिलता है,
बहुत बड़ी खाई है किसके बीच, डिमांड और जो उपलब्धता है इन दोनों की, इन दोनों के बीच। डिमांड है 50 की, मिलते हैं 20 ही, तो ये 30 का जो है ना, ये सीवियर मिसमैच है। बात समझ में आ गई। ड्यू टू का मतलब के कारण होता है और ओइंग टू का मतलब भी के कारण होता है। कभी आपको मैं बताऊंगा कि ड्यू टू और ओइंग टू में डिफरेंस क्या है। अलग अलग किताबें अलग अलग चीजें दे रखी हैं, बहुत सारी चीजें भ्रमित करने वाली और गलत भी है, फैलेशियस चीजें देखने को मिलेगी आपको। ड्यू टू और ओइंग टू वैसे जो है वो दोनों ही बिकॉज ऑफ का अर्थ देते हैं। थोड़ा सा मैं बस डिस्कशन कर रहा हूं, बाकी बातें हम विस्तार से करेंगे जब विशेष एक आर्टिकल मैं इसी पर लाके दूंगा। इन दोनों का मतलब बिकॉज ऑफ होता है। बिकॉज ऑफ जो है कोई कारण बताने के लिए कि किस कारण से हुआ, कोज या रीजन बताने के लिए एक जेनेरिक प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। ड्यू टू और ओइंग टू में वैसे देखो, अगर आप ड्यू देखते हो तो ड्यू एक एडजेक्टिव है, जबकि ओइंग का केवल ओ देखोगे तो वो एक वर्ब है। ओ का मतलब ऋणी होना भी होता है, ओ का मतलब पेबल होना भी होता है। ठीक है, ऋणी होना भी होता है। और सफलता के लिए मतलब अगर आप ओ की बात करें, अगर सफलता के लिए आप किसी के लिए कह सकते हो कि किसी को श्रेय देते हो, किसी के कारण सफल हुए, तो उसके लिए भी ओ यूज कर सकते हैं वर्ब के रूप में। ओइंग टू वैसे एक प्रेपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होता है। ये स्टेटिव वर्ब होती है, इसके साथ आईएनजी लगता नहीं है। ये आईएनजी लग रखा है, ये प्रेपोजिशन है इसलिए लग रखा है। वर्ब के फॉर्म में, स्टेटिव फॉर्म में इसका आईएनजी नहीं लगता। और एक ये ध्यान रखना है कि ड्यू जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग जब आप करते हो तो एक तो पेबल के अर्थ में करते हो कि किसी के लिए आप पेबल हैं तो उस अर्थ में, और ये एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज कर सकते हो। जब भी आप ओइंग टू को लिखोगे और जब ओइंग टू वाले वाक्य को आप चेंज करोगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम पे उसमें आप ड्यू टू का प्रयोग करते हैं, है ना, ड्यू का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक वर्ब के रूप में है। खैर, हमारा जो अगर मुद्दा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या, छोटा सा डिफरेंस याद रखना, एक रीजन होता है, एक कोज होता है। थोड़ा सा एक तो ये पता होना चाहिए रीजन और कोज में क्या डिफरेंस है। रीजन का मतलब भी कारण, कोज का मतलब भी कारण, लेकिन ये वो कारण है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, जिसके लिए आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, बस ये है तो है। ठीक है, कारण दोनों। जैसे मान लीजिए किसी की चप्पल टूटी हुई है और वो चल नहीं पा रहा है, तो आप बता सकते हो, एक जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि चप्पल टूटी हुई है, इस कारण से मैं नहीं चल पा रहा, तो वो तो है रीजन। और अगर ये वाक्य थोड़ा सा अलग लहजे में बोलो कि चप्पल टूटने के कारण वो नहीं चल पाया, तो चप्पल टूटना जो है, वो टूटी हुई चप्पल जो है वो उसका कारण बन रहा है, तो फिर वो कोज है। तो जब कोज बताना हो आपको तो आप यूज करते हैं ड्यू टू का, जब रीजन बताना हो आपको तो यूज करते हैं ओइंग टू का। फिलहाल इतना सा याद रखो, बाकी बिकॉज ऑफ से इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं ज्यादा इसको डीप में नहीं ले जाना चाहता, बाकी हम बात करेंगे किसी विशेष, इसी की बात जब करेंगे तो पूरा खुल के बताऊंगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है। फिलहाल के लिए इतना सा याद रखो कि रीजन बताना हो तो आप ओइंग टू लगा सकते हो, कोज बताना हो तो आप ड्यू टू लगा सकते हो, दोनों को बिकॉज ऑफ से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां बिकॉज ऑफ करते तो भी गलत नहीं होता। खैर, आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर। मुद्दा ये था कि यद्यपि ये जो कानून है 2019 वाला जो अधिनियम है ये इनेबलिंग है, फिर भी जो लाभ है इस अधिनियम का वो अनेकों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। कारण है कि बहुत बड़ा एक मिसमैच, एक बहुत बड़ी खाई देखने को मिलती है किस किस के बीच में, जो डिमांड है ग्रेजुएट्स की और जो उपलब्धता है ग्रेजुएट्स की उनके बीच में। ठीक है, लास्ट ईयर, पिछले साल आईआईटी हैड ए स्टैगरिंग, देखो लास्ट ईयर आ गया ना, तो इसमें आप सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। अगर मैं इन द लास्ट ईयर कर देता तो फिर यहां पे हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती। ठीक है, तो लास्ट ईयर, पिछले साल, आईआईटी दिल्ली हैड ए स्टैगरिंग डेफिसिट। स्टैगरिंग का मतलब है एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग, एस्टाउंडिंग। ठीक है, लिख लो, आप कह सकते हो सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक, आप इसको कर सकते हो एस्टोनिशिंग, आश्चर्यजनक। ठीक है, एस्टाउंडिंग भी कर सकते हो। स्टैगरिंग एडजेक्टिव हो गया है, डेफिसिट नाउन है, घाटा बोलते हैं, कमी बोलते हैं। तो पिछले साल क्या था कि आईआईटी दिल्ली, अब आईआईटी अलग अलग जगह पे है, दिल्ली की जो आईआईटी है उसकी बात कर रहा है कि वहां पे काफी बड़ा एक कह सकते हो आश्चर्यजनक रूप से कमी थी। कितनी? 30% इन इट्स टीचर रैंक्स। रैंक्स का मतलब, रैंक के दो मतलब होते हैं, एक तो रैंक का मतलब होता है पोजीशन, है ना, कि आप क्लास में कौन सी रैंक पे आए हो। एक रैंक का मतलब होता है कि किसी भी ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उसको बोलते हैं रैंक्स। तो यहाँ पे मेंबर्स ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। तो टीचर के ग्रुप में 30% की कमी थी, मतलब 100 टीचर चाहिए, 70 ही थे, 30% की कमी थी। ये एक एग्जांपल दिया मैंने, है ना। एंड देयर आर 23 सच इंस्टीट्यूट्स, और कह रहा है कि ऐसे 23 इंस्टीट्यूट्स हैं। ये देयर आर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 23 सच इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो प्लूरल है, इस कारण से यहाँ पे आर आ रहा है।
इन्वर्जन है, ये सब्जेक्ट है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, कर लीजिएगा ना, तो ये सब्जेक्ट है। और देयर से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, पता है आपको। सच इंस्टीट्यूट्स मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स, कैसे, जैसे कि दिल्ली आईआईटी की हालत है वैसे ही बता रहा है। तो ऐसे 23 इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में अभी, हाईलाइटिंग द स्केल ऑफ द क्राइसिस, जो कि दर्शा रहे हैं, हाईलाइटिंग मतलब दर्शाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द स्केल का मतलब लेवल है ना, किसका, क्राइसिस का, इस संकट का। संकट किसका, कि टीचर्स जितने चाहिए उतने टीचर्स नहीं है, ये क्राइसिस है। तो क्राइसिस समझ गए हम किसकी बात कर रहे थे, तो ये निश्चित हो गया, इसलिए यहां पे द का प्रयोग कर दिया। बात समझ में आ गई। एक बार फिर समझना, तो पिछले साल आईआईटी दिल्ली में काफी बड़ा यहां पे अंतर था, मतलब काफी ज्यादा मतलब कमी थी, 30% टीचर्स जो थे वो कम थे। और ऐसे 23 इंस्टीट्यूट्स है भारत में फिलहाल जो कि इस क्राइसिस के पैमाने को, कि क्या स्केल पे क्राइसिस है, किस स्केल का, किस स्तर का यह संकट है, वो दर्शा रहा है। ठीक है, हाईलाइटिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। इट इज इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, इट यह इज है, इन दिस कंटेक्स्ट इस संदर्भ में, ऑफ लार्ज स्केल वैकेंसीज, बड़े स्तर पे वैकेंसीज है, वैकेंसीज का मतलब खाली स्थान है ना, दैट द एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो देखो इस संदर्भ में इतने बड़े स्तर पे वैकेंसीज हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसने टास्क मतलब काम दिया है एक समिति को, एक कमिटी को। कमिटी की स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डबल एम है, डबल टी है, डबल ई है। ठीक है, तो कमिटी को काम दिया है क्या, टू सजेस्ट, कि कमिटी सजेस्ट करे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन। क्या सजेस्ट करे, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, कि इस कमिटी ये बताए कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जाए रिजर्वेशन को इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, केंद्रीय संस्थानों में, जैसे कि आईआईटीज हैं। समझ रहे हो, फॉर बोथ स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड फैकल्टी रिक्रूटमेंट, दोनों के लिए, बोथ के साथ में एंड लगता है, ये एंड लग गया। दोनों चीजें कौन कौन सी, स्टूडेंट का एनरोलमेंट और फैकल्टी का रिक्रूटमेंट, स्टूडेंट का दाखिला, टीचर का नियुक्ति। तो यहां समझना फिर से, तो इट इज इन दिस कंटेक्स्ट, यह इस संदर्भ में है कि लार्ज वैकेंसीज है। समझ रहे हो, इतनी बड़ी वैकेंसीज हैं, इतनी ज्यादा मतलब रिक्तियां हैं, रिक्त पद हैं, कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यह काम एक समिति को दिया है कि वो ये सुझाए, वो समिति थोड़ा सुझाव दे कि कैसे रिजर्वेशन को, जो सेंट्रल ये जो इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है, कि जो केंद्र सरकार के सीधे अधीन है, उनके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटीज हैं, उनमें रिजर्वेशन को कैसे सही ढंग से लागू किया जाए, और सुझाव मांगे दोनों के लिए। सुझाव किसके लिए, कि स्टूडेंट का एनरोलमेंट करें तो किस आधार पर करें, और फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करें तो किस आधार पर करें, ये एक राय मांगी है समिति से। ठीक है, आगे देखो, द पैनल हेडेड बाय आईआईटी, अब ये जो एक कमिटी है उसकी बात कर रहे हैं, तो इस पैनल को हेड किसने किया, आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर, आईआईटी दिल्ली के निदेशक ने। इस पैनल ने क्या है, हैज कम अप विद 2 ऑप्शंस, ये जो पैनल है ये 2 ऑप्शंस के साथ आया है। ठीक है, इसने 2 ऑप्शंस दिए हैं, हैज कम अप विद 2 ऑप्शंस, ये 2 विकल्प इसने दिए हैं। पहला विकल्प क्या है, टू एग्जेम्प्ट आईआईटीज फ्रॉम कोटाज, एग्जेम्प्ट के साथ में फ्रॉम लगता है, इसका मतलब फ्री फ्रॉम, मुक्त कर दो, छूट दे दो। ठीक है, तो आईआईटीज को कोटा से मुक्त कर दिया जाए, आरक्षण दिया ही नहीं जाए आईआईटीज में, एक तो ये सुझाव दिया है। बाय इंक्लूडिंग देम, और कैसे कर सकते हैं ये, उनको इंक्लूड करके, उनको इंक्लूड करके इन द शेड्यूल टू दैट 2019 लॉ, जो 2019 का कानून था ना, वो अधिनियम की बात की थी। शेड्यूल का मतलब यहां पे अनुसूची हो जाएगा, तो 2019 के कानून की जो अनुसूची है उसमें उनको शामिल करके यहां पे आईआईटीज को कोटा से मुक्त कर दो। बात समझ में आ रही, एक तो ये बताया, लेट मी रिपीट, पैनल जो कि आईआईटी डायरेक्टर के द्वारा हेड किया गया। याद रखना, जब हेडेड बाय आता है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज अपने बाद में लेता है क्या, भी प्रेपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लेगा डेफिनेटली, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट को देखकर ही वर्ब लगाते हैं, तो सब्जेक्ट यहां पे द पैनल है। हमेशा याद रखना, ये आपको रूल बना के दे रखा होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, कि हेडेड बाय हो, इन एडिशन टू हो, लेड बाय हो, कंट्रोल्ड बाय हो, एज वेल एज हो, विद ऑल हो, टुगेदर विद हो, इनसे पहले वाला सब्जेक्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कारण यही है कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन दे रखा है, प्रेपोजिशन बाद में लेता है ऑब्जेक्ट, तो ये डायरेक्टर हो गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगे, सब्जेक्ट यहाँ पे पैनल है, तो पैनल को देखकर यहाँ पे हैज आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि दिल्ली डायरेक्टर के द्वारा हेड किया गया जो पैनल है, उस पैनल में 2 ऑप्शंस निकल कर आए। उस पैनल, वो पैनल कम अप विद का मतलब है कि कोई चीज, कोई सॉल्यूशन लेकर आया है, तो 2 हल लेकर आया, 2 ऑप्शंस लेकर आया। पहला ऑप्शन था कि आईआईटीज को कोटा सिस्टम से एग्जेम्प्ट कर दो, फ्री कर दो, है ना, कोटा लगाओ ही मत। और कैसे कर सकते हैं, उनको इंक्लूड करके किस में, 2019 का जो कानून है उसकी अनुसूची में। विच इज एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल में टू लगता है, जो कि एप्लीकेबल है, जो कि लागू करने योग्य है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस। मैंने बताया था
इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो ये कहां लग सकती है ये चीज कि कोटा से मुक्त करने वाली बात कहां लग सकती है, या फिर कहें कि जो इस अधिनियम के अंदर जो अनुसूची है उसमें शामिल करें, तो किस किस को शामिल करें? ये करें इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस पर लागू। मैंने बताया था इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, जहां पे एक फोकस एरिया में एक ही क्षेत्र में आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, वहीं पर रिसर्च करते हैं, जो भी अनुसंधान केंद्र हैं उनमें, या फिर वो संस्थान जो कि नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के हैं, उन इंस्टीट्यूशन में ये चीजें लागू हो सकती हैं। एंड और दूसरा क्या था, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू स्पेसिफाइड ग्रेड्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा ये बताया कि प्रोवाइड करो रिजर्वेशन, आरक्षण दो, किसको? स्पेसिफाइड ग्रेड, कुछ विशेष ग्रेड हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उनको रिजर्वेशन दे दो। टेकिंग द इंस्टीट्यूशन एज ए होल, इंस्टीट्यूशन को पूरा मिला के उसके अंदर बात, एज ए होल का मतलब टोटल है ना, मतलब पूरे इंस्टीट्यूशन की बात इसने की है। पूरे इंस्टीट्यूशन में स्पेसिफाइड जो ग्रेड है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो। फिर समझना, यहां पे जो पैनल हेड किया गया दिल्ली के डायरेक्टर के द्वारा, वो दो ऑप्शंस लेकर आया। उसमें पहला ऑप्शन था कि आईआईटीज को कोटा सिस्टम से मुक्त कर दो। कैसे कर सकते हैं ये काम? तो ऐसे इसके द्वारा, बाई प्रिपरेशन तो आईएनजी लग गया है ना, प्रिपरेशन अपने बाद में आईएनजी लेता है, तो ये करके कि भाई 2019 का जो कानून है ना, उसकी अनुसूची में इनको शामिल करके कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेबल है किसके लिए? ये जो 2019 का जो लॉ है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है? ये बात किसके लिए लागू है? ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस पे लागू है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे लागू है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसके लिए लागू है। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा इसने ऑप्शन दिया कि आप जो स्पेसिफाइड एक ग्रेड्स होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, है ना, पूरे इंस्टीट्यूशन को ले लिया, उस पूरे इंस्टीट्यूशन में, है ना, पूरे कुल मिलाकर जो भी ग्रेड्स बनी हुई हैं, स्पेसिफाइड ग्रेड्स हैं, उनको रिजर्वेशन दे दो। ठीक है, वेयर कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन द लेटर केस। अब कह रहा है जहां कहीं कैंडिडेट्स नहीं मिलते हो, कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं हो, बाद वाले केस में, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, दे लगता है लेटर से पहले, लेट की डिग्री कंपैरेटिव है, इसका ऑपोजिट फॉर्मर होता है, उसमें भी दे लगता है उससे पहले। ठीक है, अब ये देखो, ये लेटर केस का मतलब सीक्वेंस में बाद वाला, दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि उनको रिजर्वेशन कोटा से हटाई दो, दूसरा ये हो गया कि स्पेसिफाइड ग्रेड्स जो हैं उसमें रिजर्वेशन दे दो। तो दूसरा जो केस है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिजर्वेशन देने वाला जो केस है, उस केस में अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो क्या किया जाए? द पोस्ट कैन बी डी रिजर्व्ड। तो इन पोस्ट को डी रिजर्व कर सकते हो, मतलब अनारक्षित कर सकते हो। रिजर्व का उल्टा हो गया डी रिजर्व, मतलब वो आरक्षण हटा सकते हो इन पोस्ट में भी इन द सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब बाद वाले वर्ष में, आगामी वर्ष में। सब्सिक्वेंट का मतलब बाद वाला, तो बाद के वर्ष में, आगामी वर्ष में इन पोस्ट को भी डी रिजर्व कर सकते हो। अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो उसको बिठा दो जो कि अनारक्षित है ना, जो जनरल से आता हो उसको बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एन अर्ली डिसीजन, एक जो पहले लिया गया निर्णय है, मस्ट नाउ बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। सॉरी, ये अर्ली मतलब जल्दी, तो जल्दी एक डिसीजन जो है लिया जाना चाहिए, निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए, मस्ट आ रहा है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, विदाउट सैक्रिफाइसिंग इक्विटी प्रिंसिपल्स। लेकिन इसमें भी ये ना हो कि जो इक्विटी प्रिंसिपल्स हैं, इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, मतलब निष्पक्षता, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग अनबायस्ड, निष्पक्ष होने की जो स्थिति उसको बोलते हैं इक्विटी। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत, तो निष्पक्षता के सिद्धांतों का त्याग किए बगैर। ठीक है, तो एक अर्ली डिसीजन, जल्द ही डिसीजन, ये मैंने कॉमन एरर में दिया था ना, एन आ गया यहाँ पे, देखो अर्ली का साउंड देखते हुए, तो जल्दी एक डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जाने की जरूरत है, जरूर लिया जाना चाहिए। किसके बगैर? इक्विटी प्रिंसिपल्स को सैक्रिफाइस किए बगैर, मतलब निष्पक्षता के सिद्धांत को त्यागे बगैर। समझ रहे हो? आगे देखो, डाइवर्सिटी अचीव्ड, डाइवर्सिटी जो कि प्राप्त की गई थ्रू अफर्मेटिव एक्शन। डाइवर्सिटी विविधता, विविधता किसमें? कि अलग अलग सेक्शन से लोग आएंगे, है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, तो आईआईटीज है या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है या फिर जो रिसर्च सेंटर्स है, वहां पे जो फैकल्टी मेंबर्स है अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग तबके से आएंगे समाज के। ये डाइवर्सिटी किसके द्वारा अचीव की गई? अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा। ये भी दिया था आपको, थ्रू दे रखा, देखो यहां पे, सच एज, जैसे कि कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। कंपनसेटरी का मतलब क्या होता है? कंपनसेटरी का मतलब जो आपने कंपनसेशन देके, किसी की नुकसान की भरपाई करके जो काम किया है वो कंपनसेटरी है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडिशियल नेचर जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है,
तो मतलब प्रेजुडिस्ड होना वो होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होना, बायस होना। तो कह रहा है कि डाइवर्सिटी जो कि अचीव की गई अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा, अफर्मेटिव एक्शन मैंने समझाया क्या होता है, समाज के उस तबके को भी बराबरी का हक दिलाना जो कि फिलहाल शोषित वर्ग है, ठीक है, वो अफर्मेटिव एक्शन। तो अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से जो डाइवर्सिटी प्राप्त की गई है, जैसे कि कैसे की गई है डाइवर्सिटी प्राप्त, भेदभाव किया गया, लेकिन भेदभाव किया किस लिए गया, कंपनसेटरी, मतलब ये वो भेदभाव है जो उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए, कि वो शोषित वर्ग में हैं, उनको समाज में वो अधिकार प्राप्त नहीं है, वो सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो और किसी खास तबके को प्राप्त है। तो इस प्रकार से कंपनसेशन देते हुए जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया इन फेवर ऑफ सम क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, किसके फेवर में, किसके पक्ष में, कुछ जो वर्ग हैं नागरिकों के, उनके पक्ष में। तो ये जो डाइवर्सिटी है करेक्ट्स, ये ठीक करती है हिस्टोरिकल डिस्टोर्शंस, जो ऐतिहासिक विकृतियां हैं उनको। लेखक थोड़ा सा यहां पे जायज ठहरा रहा है आरक्षण को, ठीक है। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, डिस्टोर्शंस का मतलब विकृतियां, डिफॉर्मेशन लिख लेना। डिस्टोर्शन का मतलब क्या है, डिस्टोर्शन से मतलब है डिफॉर्मेशन, मतलब विकृति। एक बार फिर समझना, अगर आसान भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो यह कह रहा है कि समाज के कुछ तबकों को या नागरिकों के कुछ क्लासेस को जो आपने कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन दिया है, भेदभाव तो किया है लेकिन आपने कंपनसेशन देते हुए किया है, आप चाहते हैं कि वो लोग भी बराबरी का हक प्राप्त करें। इस प्रकार से जो डाइवर्सिटी लेके आए हो समाज में, विविधता लेके आए हो, ऐसा नहीं है कि केवल एक क्लास ही आगे बढ़ रही है। विविधता का मतलब ये है कि सभी क्लासेस, सभी मिलजुल कर बना है। एक कह सकते हो ना, एक वर्ड होता है मोटले, MOTLEY, तो विविधता है, वो है मिक्सचर है सभी जातियों का, सभी लोगों का, सभी कलर, सभी प्रकार के, मतलब मेल फीमेल सब काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम विविधता। तो ये जो विविधता है वो हिस्टोरिकल डिस्टोर्शंस रहे हैं, इतिहास में जो ऐसा रहा था कि एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग पर तानाशाही करता था, केवल एक वर्ग श्रेष्ठ था, दूसरा पिसता जाता था, तो वो जो डिस्टोर्शंस है उसको वो ठीक करता है, समझ गए। फॉर इट टू बी फुल्ली रियलाइज्ड, तो ये कह रहा है कि इसे पूरी तरीके से रियलाइज करने के लिए, ये पूरी तरह रियलाइज किया जाए, इसकी पूरी तरह अनुभूति की जाए, इसको पूरी तरीके से ठीक किया जाए, जो ऐतिहासिक डिस्टोर्शन की बात है ना, और ये जो डाइवर्सिटी हुई है उसकी बात है। तो इसको पूरी तरीके से रियलाइज किए जाने के लिए ये पैसिव वॉइस बी रियलाइज्ड। हाउएवर, हालांकि द कॉनकमिटेंट इज, कॉनकमिटेंट मतलब एसोसिएटेड, जो साथ में चीज चाहिए। अब ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि डाइवर्सिटी पूरी तरीके से आए, आप चाहते हो सब चीजें ठीक हो जाएं, उसको पूरी तरह रियलाइज करने के लिए क्या चीज जरूरत है, साथ साथ में एक चीज की और जरूरत है, वो है भारी भरकम निवेश। कहां पर, एजुकेशन सिस्टम में। तो एजुकेशन सिस्टम में भारी भरकम निवेश भी चाहिएगा अगर सब कुछ ठीक करना चाहते हो, एट ऑल लेवल्स, सभी स्तरों पर, सभी लेवल्स पर। लेवल के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था याद आ रहा हो तो आपको, रंग पढ़ाया था, RUNG, ठीक है। विच कैन रेज द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और ये जो चीज होगी ना, ये जो निवेश होगा, मैसिव इन्वेस्टमेंट होगा, ये क्या कर सकता है, ये स्टूडेंट्स की क्षमता को बढ़ा सकता है। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये स्टूडेंट्स की क्या बढ़ा सकता है, कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है। इट इज नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, अब ये बात बहुत बड़े स्तर पर जान ली गई है, पहचान ली गई है, पैसिव वॉइस है, दैट की सब्स्टिट्यूटिंग ट्रेडिशनल प्रिविलेज, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक विस्थापित करना या विकल्प प्रदान करना, सब्स्टिट्यूट में विद लगता है, देखो विद लग रखा है। ट्रेडिशनल प्रिविलेज का मतलब है पारंपरिक कोई आपको सौभाग्य विशेषाधिकार प्राप्त है। प्रिविलेज का मतलब होता है प्रेरोगेटिव, इसका मतलब है प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार, ठीक है। तो कह रहा है कि विद अपॉर्चुनिटी, इट इज नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, कि अब इस बात को बहुत बड़े स्तर पर जान लिया गया है कि क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब विस्थापित करना, जो पारंपरिक प्रिविलेज प्राप्त था उसको अपॉर्चुनिटी से विस्थापित करो। मतलब पारंपरिक रूप से कोई खास तबका है उसको विशेषाधिकार प्राप्त है, उस चीज को आप रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ, कि अवसर मिलेंगे, अवसर आपको सृजित करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, उससे आप आगे बढ़ोगे। एंड द राइट फैसिलिटीज, और सही सुविधाओं के साथ, है ना, इस प्रिविलेज को सही सुविधाओं के साथ। डिस्पेल्स, डिस्पेल्स का मतलब होता है दूर करना, डिस्पेल्स तो आ रहा है यहां पे किसको देखकर, सब्स्टिट्यूटिंग को, ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो चीज है वो डिस्पेल करती है, दूर भगाती है। क्या दूर भगाती है, द मिथ, जो गलत धारणा है, जो मिसकंसेप्शन है, किसका, इनेट मेरिट, इनेट का मतलब जन्मजात, मेरिट का मतलब गुण। कई समझते हैं ना कि जन्म से ही
आपको राजशाही ठाठ मिले, किसी को जन्म से ही शोषित वर्ग में जन्म लेना पड़ा, वो तबका अभी तक पिछड़ा हुआ है। तो ये है इनेट चीजें, इनेट मतलब जन्मजात, नैसर्गिक, स्वाभाविक। तो अब इस बात को अच्छे से जान लिया गया है कि जो ट्रेडिशनल प्रिविलेज है, कि पारंपरिक रूप से जो प्रिविलेज दिया गया था, पारंपरिक रूप से किसी तबके को, किसी समाज की जाति को, किसी भी, जैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, पुरुषों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो इस चीज को सब्स्टिट्यूट करना किसके साथ? अपॉर्चुनिटी और राइट फैसिलिटीज के साथ। ये चीज क्या कर सकती है? ये जो गलत धारणा थी कि जन्म से ही सब कुछ हो जाएगा, जन्म लेना ही बस एक बात खास बात है कि जन्म आपने बड़े घर में लिया, आपने एक पुरुष के रूप में जन्म लिया, तो वही आपको मतलब हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। तो इस गलत धारणा को वो दूर करता है। सच एन अप्रोच इंश्योर्स जस्टिस। ऐसी कोई भी अप्रोच, सच के बाद में आर्टिकल लगता है, ध्यान रखना, पहले मत लगा देना, सच के बाद लगेगा अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन है तो। सच एन अप्रोच, ऐसी कोई अप्रोच जो है वो सुनिश्चित करती है जस्टिस, न्याय, फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु वर डिप्राइव्ड, जो कि वंचित थे। तो ऐसी कोई भी अप्रोच जो है वो उन लोगों के लिए न्याय को सुनिश्चित करती है, वो लोग जो कि वंचित थे, वो लोग जो कि समाज के अंदर विशेषाधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। ठीक है, इसके बाद देखो, द मिनिस्ट्रीज कमिटी इकोज दिस। और जो शिक्षा मंत्रालय की समिति का जो एक ये जो दो ऑप्शंस दिए थे ना, उसी की बात लेखक आ रहा है फिर से कि मिनिस्ट्री की जो कमिटी है वो इसी बात को प्रतिध्वनित करती है। इको का मतलब प्रतिध्वनि करना, मतलब दोहराती है, रिपीट करती है इसी बात को। व्हेन इट रेकमेंड्स, जब ये सिफारिश करती है, इट आर एस कमिटी के लिए, अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम। तो इसने क्या किया? एक सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक तैयारी का कार्यक्रम, प्रिपरेटरी प्रोग्राम को रेकमेंड किया है कि एक सरकार एक ऐसा कार्यक्रम चलाए एट द IITs, कहां पर? IIT सेंटर्स पर, विच कैन हेल्प कैंडिडेट्स, जो कि कैंडिडेट्स को हेल्प कर सकें, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, वो कैंडिडेट्स जो कि आरक्षण के योग्य हैं, एलिजिबल के साथ फॉर लगेगा, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको वो हेल्प कर सके, किस लिए? टू गेट एक्वेंटेड विद। एक्वेंट विद का मतलब होता है परिचय प्राप्त करना, जान पहचान प्राप्त करना, कि वो परिचय प्राप्त करें हाई क्वालिटी एकेडमिक वर्क, कि उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता युक्त एकेडमिक वर्क कैसा होता है उससे जान पहचान कर ले। एंड ऑप्शनली प्रिपेयर, और वैकल्पिक रूप से तैयारी करे फॉर ए पीएचडी के लिए, इफ दे एस्पायर टू बी टीचर्स, यदि वो चाहते हैं कि वो टीचर्स बने। एस्पायर का मतलब होता है डिजायर। अब आप पूछोगे सर एस्पायर में तो फॉर लगता है, जैसे यर्न में लगता है, डिजायर में लगता है, लेकिन यहां पे वर्ब दे रखी है, इन्फिनिटिव दे रखा है। ठीक है, दे यहां पे उन्हीं बच्चों के लिए आ रहा है जो कि रिजर्वेशन के हकदार हैं। फिर समझना, तो मिनिस्ट्री की कमेटी है वो भी इसी बात प्रतिनिधित्व करती है कि आज का दौर ऐसा है कि आप जो जन्म से है उसको मत मानो, आज तो ये है कि उनको ये साबित करने दो कि हां वो लोग योग्य हैं। इसी पर प्रतिनिधित्व करती है जब यह रेकमेंड करती है एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम को सभी IIT सेंटर में, जो कि उन कैंडिडेट्स को जो कि रिजर्वेशन के हकदार हैं उनको हेल्प कर सके कि वो हाई क्वालिटी एकेडमिक वर्क के साथ जान पहचान बढ़ा सके। ठीक है, प्रिपरेटरी प्रोग्राम हो, उनको तैयार किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि हाँ वो पढ़ाने के योग्य हैं, और साथ साथ में वैकल्पिक रूप से ऑप्शनली, ये जरूरी नहीं है लेकिन ऑप्शनली अगर वो चाहते हैं टीचर बने तो फिर वो PhD की तैयारी भी कर ले। ठीक है, दिस इज द इंपेरेटिव, ये बहुत जरूरी है। इंपेरेटिव का मतलब सिग्निफिकेंट है, अत्यंत आवश्यक है। कंसिडरिंग, ये देखते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीच में ING आ गया, कोई भी काम कंटिन्यू करते हुए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो ये बात जरूरी है, ये बात कंसीडर करते हुए दैट सच ग्रेजुएट्स, कि ऐसे जो ग्रेजुएट्स होंगे, प्रिपरेटरी प्रोग्राम के तहत आपने प्रशिक्षित किया है, आपने 3-4 साल अच्छे से बताया है उनको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे टीचिंग करनी चाहिए, सब बताई है आपने बातें। तो ऐसे जो ग्रेजुएट्स होंगे वो क्या करेंगे? वो विल हेल्प फिल, हेल्प के साथ देखो यहां तो आ रहा है V0 और पीछे देखोगे तो हेल्प के साथ यहां आ रहा है 2 + V0, दोनों सही हैं। हेल्प के साथ बेयर इन्फिनिटिव भी लगता है और इन्फिनिटिव भी लगता है। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V0, बेयर इन्फिनिटिव मतलब केवल V0। ठीक है, ये इंपेरेटिव है। ये कंसीडर करते हुए कि ऐसे जो ग्रेजुएट्स हैं विल हेल्प फिल नॉट जस्ट वैकेंसीज इन द IITs, वो ना केवल IITs में जो रिक्त पद हैं उनको भर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? तो ऐसा कुछ कार्यक्रम चलाओगे तो ये जरूरी है कार्यक्रम, क्योंकि इससे ना केवल ग्रेजुएट्स जो निकल कर आएंगे वो IITs के अंदर जो वैकेंसीज हैं उनको भर पाएंगे, बल्कि एक चीज और कर पाएंगे, एड द लार्ज नंबर ऑफ अदर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एड मतलब सहायता कर पाएंगे बहुत बड़ी संख्या में जो
अन्य तकनीकी संस्थान है, अन्य तकनीकी शैक्षणिक संस्थान है, उनकी भी हेल्प, आईआईटीज की बात ही नहीं है, और कहीं भी तकनीकी संस्थान है वहां पर भी इनकी सेवाएं ली जा सकेंगी। दैट एस्पायर टू बी, वो इंस्टीट्यूशंस दैट आर इसके लिए जो कि चाहते हैं रिसर्च एक्सीलेंस, वो इंस्टीट्यूशन जिनकी इच्छा है टू रिसर्च दैट एस्पायर टू रिसर्च एक्सीलेंस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि वो इंस्टीट्यूशंस जो कि रिसर्च एक्सीलेंस प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी मदद करेगा। गवर्नमेंट्स मस्ट एम फॉर, सरकारें जो हैं, सरकारें क्यों आ गया, क्योंकि राज्य अलग अलग राज्यों की बात है, सरकारें जो हैं उनको लक्ष्य रखना चाहिए क्या, फॉर प्रोग्रेसिव रिडिस्ट्रीब्यूशन, कि वो प्रगतिशील पुनः वितरण करें। पुनः वितरण मतलब पुनः सोचें इस बात पर, फिर से वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर से चीजों को अरेंज करें। फॉर विच, जिसके लिए पॉलिसी शुड एक्टिवली एक्सपेंड, जो नीति है, जो भी पॉलिसी बनाए, शुड एक्टिवली एक्सपेंड, वो पॉलिसी एक्टिवली सक्रिय रूप से एक्सपेंड करे, विस्तार करे इक्वल अपॉर्चुनिटी का, समान अवसर का। स्टार्टिंग विद, और स्टार्ट किससे किया जाए, अ स्ट्रॉन्ग लिबरल पब्लिक स्कूल सिस्टम, एक काफी मजबूत और लिबरल मतलब स्ट्रिक्टनेस ना हो, है ना, वो चीजें नियमों में ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना हो, पब्लिक स्कूल सिस्टम, इससे स्टार्ट कर सकते हो आप। फिर देख लो, गवर्नमेंट्स को एम करना चाहिए कि वो प्रोग्रेसिव रिडिस्ट्रीब्यूशन करें, कि वो इस दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, जिसके लिए जो पॉलिसी है वो इक्वल तरीके से, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब एक्टिव तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, सभी को समान अवसर दें। और समान अवसर कैसे मिलेगा, एक ऐसा स्कूल सिस्टम स्थापित करके। दिस विल स्ट्रेंथन डाइवर्सिटी, इससे क्या होगा, डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन होगी, इससे विविधता को बल मिलेगा, स्ट्रेंथन मजबूती आएगी। एंड ले द फाउंडेशन, आगे ना ले, लाई की जगह ले आएगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये नींव रखेगा फॉर द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, उस प्रकार की स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्ति की, दैट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस नीड। या स्कॉलरशिप यहां छात्रवृत्ति ना मान के यहां पे ऐसा मानो कि जो विद्यार्थी लोग आएंगे वो, ठीक है, कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस को आवश्यकता है, ऐसे स्कॉलर्स उनको मिलेंगे, ऐसे लोग उनको मिलेंगे, ऐसे विद्यार्थी उनको मिलेंगे फिर जैसे कि इन इंस्टीट्यूशंस को, जो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस है उनको आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल था। बात करते हैं रिवीजन की। इंपेरेटिव शब्द है, इसका मतलब होता है क्या, इंपेरेटिव का मतलब वाइटल, महत्वपूर्ण। एस्पायर का मतलब होता है डिजायर, तो एक नंबर को जोड़ेंगे ई से, दो नंबर को जोड़ेंगे ए से। एग्जेम्प्ट का मतलब है फ्री, इसमें फ्रॉम लगता है, प्रीपोजिशन याद रखेंगे। इक्विटी का मतलब निष्पक्षता है, तो फेयरनेस हो जाएगा बी। और स्टैगरिंग शब्द है, इसका एस्टाउंडिंग होता है, एस्टोनिशिंग होता है, सरप्राइजिंग होता है, आश्चर्यजनक होता है, इससे जोड़ देंगे। तो ये आपका रिवीजन हुआ। अब ट्रांसलेशन की बात करें, एक खास प्रकार के पैटर्न पर 3 सेंटेंसेस हैं। व्हेनेवर यू आर टू से, कि मेरा ये काम करने का मन कर रहा है, देन यू हैव टू यूज फील लाइक, तो मेरा सिनेमा जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग टू द सिनेमा, है ना, आईएनजी फॉर्म आएगा। मेरा कुछ कहने का मन कर रहा है, आई फील लाइक सेइंग समथिंग, फिर से आईएनजी लग गया। और एक और देखिए, मेरा हंसने का मन कर रहा है, आई फील लाइक लाफिंग, तो फील लाइक लगा के आईएनजी फॉर्म लगाना है जब भी आपको ये कहना हो कि मेरा ये काम करने का मन कर रहा है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। बात करेंगे कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।